हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास 10वीं कक्षा के विज्ञान में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का फर्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। देखो, जब कोई पदार्थ खुद या अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक दूसरा पदार्थ है, दोनों आपस में मिलकर पानी बनाता है, जल बनाता है। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। फिर से बच्चों, यह एक अलग पदार्थ है हाइड्रोजन, ये एक दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, ये आपस में दोनों क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। उसके बाद दोनों क्रिया करके यानी मिलकर क्या बनाते हैं? जल यानी कि पानी। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, आपने पिछले क्लास में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें अगर नई अवस्था से पूर्वावस्था में फिर से जाया जा सकता है। जैसे आप जल को गर्म करोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा गैस यानी वाष्प बन जाएगा। वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो फिर से जल बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध का दही बनना, दूध से दही तो बन गया बट दही से दूध को बनाया नहीं जा सकता है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक वही रासायनिक अभिक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक दूसरी गैस है, और वो दोनों जब मिलता है तो पानी बनाता है। पानी एक अलग पदार्थ है, तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। बच्चों देखें, हाइड्रोजन जो होता है इसका गुण है, देखो यहाँ देखो, ये गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसके सामने हम जलता हुआ तिल्ली लेके जाते हैं या जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो फट फट की आवाज़ के साथ जलता है। ठीक जैसे बच्चों दीपावली के शुभ अवसर पर हम छुरछुरी जब बच्चे जलाते हैं तो जिस तरह फटफट की आवाज़ के साथ जलता है, ठीक वैसे ही यहाँ फटफट की आवाज़ के साथ जलता है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये जो गैस है, ये जो ना बुलबुला निकल रहा है, इसमें कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, जबकि ये देखो, जलती हुई तिल्ली के सामने या मोमबत्ती के सामने हम ना क्या लाते हैं? बुलबुला लाते हैं, या ये कह लो कि गैस का निष्कर्षण होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, उसके सामने हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। तो इसकी लौ देखो, पहले छोटा था यहाँ पे, अब ये क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो ये होता है मोम या तिल्ली की, ये हम जब लेके आते हैं तो ये जो गैस है वो हमारा ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस। बच्चों ध्यान दो, जब कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक हलवाई जब आग की लौ को तेज़ करना चाहता है तो एक पाइप होता है जिसके सहारे वो क्या करता है? फूंकता है। या फिर अगर आप हमारे देहात में क्या होता है, घोड़ा के निकट बैठा जाता है तो
जब घोड़ा नहीं लहक रहा होता है, उसकी लौ तेज़ नहीं होती है, तो हम फूंक मारते हैं। तो बच्चों फूंक मारते हैं तो आग जो है वो पकड़ लेता है। इसका मतलब उस फूंक जो मारते हैं तो हम ऑक्सीजन को आग की तरफ ना धकेलते हैं या फूंकते हैं। इससे क्या होता है, आग की लौ और भी तेज़ हो जाती है। ठीक है, या फिर बंद कमरे ना कमरे को बंद कर दो और गैस चूल्हा अगर घर में जल रहा है तो देखना। ठीक है, या फिर बच्चों 7th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा होगा कि एक जलती हुई मोमबत्ती है और उस पर हमने क्या किया, एक ग्लास से हम उसको जब ढक देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वायु नहीं मिल पाती है। तो वायु यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, आग की प्रक्रिया को और तेज़ कर देती है। ऑक्सीजन का गुण है कि आग की प्रक्रिया को तेज़ कर देती है। ठीक है, हाइड्रोजन का गुण है कि फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। और एक और है बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये गैस की बुलबुला निकल रही थी, उसके सामने हमने क्या किया, जलता हुआ मोमबत्ती या तिल्ली लाया। तो ये लौ धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। आग की प्रक्रिया धीरे धीरे, आग जो है वो बुझने के कगार पे आ रही है। तो ये जो गैस होगी ये CO2 गैस होगी। कौन सी होगी, CO2। तो आपने क्या देखा बच्चों, CO2 जो है आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। ठीक है, इसलिए अग्निशामक यंत्र यानी दमकल में क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र में CO2 गैस आग के चारों तरफ छोड़ दिया जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। उसके बाद फटफट के आवाज़ के साथ जलेगा तो समझ जाना वो हाइड्रोजन है। और अगर आग की लौ छोटा है, वो तेज़ हो जाए तो समझ जाओगे वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। आई होप बच्चों इन तीनों गैस के बारे में बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ खुद या अन्य दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बताओ, हाइड्रोजन फटफट की आवाज़ के साथ जलता है, इसका गुण अलग है। ऑक्सीजन आग की प्रक्रिया को तेज कर देता है, इसका गुण अलग है। और पानी बन गया, पानी तो आग की प्रक्रिया को क्या करता है, पानी डाल के हम बुझा देते हैं, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अलग गुण वाला पदार्थ बनाता है। अब हमारे दैनिक जीवन में कुछ होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि फलों का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन सांस लेते हैं ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों ये सब किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिलहाल तो हमें, ठीक है, परिभाषा पे ध्यान देना है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भाग ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो ये दोनों हो गए अभिकारक। और क्रिया करके बना रहा है पानी। ठीक है, अभिक्रिया हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हो गया तो बन रहा है पानी, तो पानी हो जाएगा प्रतिफल यानी उत्पाद। अच्छा बच्चों एक बात देखो, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हमारे घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो आटा लेती है, सूखा सूखा आटा लेती है और पानी लेती है। तो आटा और पानी लिया जा रहा है तो ये हो गया अभिकारक। लेकिन हाँ, रोटी जब बन के निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं तो वो हो गया प्रतिफल। तो इस तरह से जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी काम में, क्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले पदार्थ उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। जैसे ये दोनों हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे तो ये अभिकारक हो गए, और ये बन रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखो बच्चों इसको लिखने का एक तरीका है, तीर चिन्ह, ये देखो एरो का जो निशान है, एरो के निशान के पीछे ये ना टेल देखो, ये पूंछ हो गया और ये तीर चिन्ह है। ठीक है, तो इधर बैक साइड में इधर जो चीज़ें होगी वो अभिकारक होगी, और इधर राइट साइड में जो चीज़ें होगी तीर चिन्ह की तरफ, ठीक है, वो प्रतिफल यानी कि उत्पाद होगी। अब देखो ये दोनों के दोनों अभिकारक हैं, एक यहाँ एक से ज़्यादा अभिकारक हैं। अगर एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे तो अभिकारकों के बीच में जमा यानी कि प्लस का निशान, जोड़ का निशान दिया जाता है। यहाँ पे प्रतिफल एक ही है इसलिए यहाँ पे जोड़ का नहीं है। प्रतिफल में भी अगर एक से ज़्यादा प्रतिफल हो, उत्पाद हो, तो वहाँ भी जमा यानी जोड़ का निशान दिया जाता है। अब देखो रासायनिक समीकरण, हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देख लिया बच्चों, ये है। अब हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों के नाम की जगह यानी शाब्दिक नाम की जगह
अगर उसके हम अनुसूत्र या संकेत का उपयोग करते हैं तो उससे जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अथवा बच्चों इसका एक दूसरा परिभाषा भी हो सकता है कि रासायनिक संकेतों अथवा अनुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक दो उदाहरण लेते हैं, उसके थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या होता है। यहाँ देखो, ये उदाहरण देखो, यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात क्वेश्चन है बच्चों 10th के क्रियाकलाप में एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे हम सरेस पत्र से रेगमाल पत्र से क्यों रगड़ते हैं। तो बच्चों मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और हमारा क्या होता है सिल्वर यानी कि चांदी, ये तीनों ऐसे धातु हैं जो एकदम वाइट सफ़ेद होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि मैग्नीशियम जो है वो भी और एल्युमिनियम है, ये सारे क्या हैं, अति क्रियाशील धातु हैं। मतलब क्रियाशील धातु हैं और क्रियाशील धातु कभी भी, ठीक है, मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से क्या होगा, अटैच हो जाएगा, वो तुरंत क्रिया कर लेगा। तो मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, इसलिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमी हुई रहती है। ठीक है, जो मान लो हम मैग्नीशियम को हवा में, वायु में जलाना चाहते हैं तो सपोज करो, ये देखो, मान लो ये रेड वाला पार्ट क्या है, मैग्नीशियम है, और समझो कि इसके ऊपर एक जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है इस तरह से, ये वाला ऊपर से ये लाल वाले को ढका हुआ है। ये जो ऊपर है किसकी परत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है। अब अगर हम इसको क्या करें, अब अगर हम इसको मान लो कि जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके आएँ, ठीक है, तो क्या इसमें आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि बच्चों यहाँ धातु के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत है। तो सरेस पत्र जो होता है, ठीक है, आपके बाइक में या देखे होंगे, जब किसी घर में जब ना गेट होता है, अगर उसमें जंग पकड़ लेता है तो सरेस पत्र से हम उसे रगड़ देते हैं तो वो सारा जंग हट जाता है। ठीक उसी तरह बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत ना, मैग्नीशियम के उस धातु को हम रगड़ देंगे तो ये ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। फिर से हमारा इस तरह का एक, ठीक है, ऊपर में कोई लेयर नहीं होगा, परत नहीं होगा, मैग्नीशियम प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम उसको जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वायु में जलने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, इसलिए ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है। और उस अवस्था में अगर हम जलाएंगे तो वो वायु में नहीं जलेगा। लेकिन अगर सरेस पत्र से हम ऊपर वाली लेयर परत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर जलाएंगे तो फिर वायु में वो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो समीकरण लिखा हुआ ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, और हमने रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया है, शब्द समीकरण, उसके नाम को लिखा है। अभी हमने सूत्र या संकेत का उपयोग नहीं किया है। ये सब क्या है, शब्द समीकरण है। अब देखो तीर चिन्ह के बाएं तरफ ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैग्नीशियम भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी क्या है, अभिकारक है। तो हमने उसके पहले क्या लिखा है, जमा का निशान यानी जोड़ का निशान लिखा है। ठीक है, ये हमारा अभिक्रिया ना, तीर चिन्ह के बाद तीर चिन्ह इधर जा रही है, ये तीर चिन्ह की निशान है, हेड पोजीशन है, सिर है, तो इधर जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद। ये तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है, इधर से इधर की ओर हो रही है। ठीक है, आगे देखो, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बनता है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तीर चिन्ह के पहले वाले में क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब ये जो होता है तीर चिन्ह, ये रासायनिक अभिक्रिया होने का निशान संकेत देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने, तीर चिन्ह मतलब होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ देखो, जब जिंक को हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखो बच्चों, यहाँ अभिकारक तीर चिन्ह के पहले ना, तीर चिन्ह जो है ये टेल है, पूंछ है, इधर जो होगा ये वाला, ये पूरा ये ना, ये सब क्या होगा, अभिकारक होगा। तो यहाँ देखो एक अभिकारक जिंक है और एक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो दो अभिकारक हैं, इसलिए उसके बीच में क्या दिया गया है, जमा का यानी जोड़ का निशान दिया गया।
यहाँ देखो जिंक सल्फेट बन रहा है और प्रतिफल भी बन रहा है, दो पदार्थ यहाँ पे बन रहे हैं, तो दोनों क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ दो उत्पाद है, एक से ज़्यादा उत्पाद है, तो हम जितना उत्पाद होगा सबके बीच में क्या करेंगे, प्लस का निशान दे देंगे। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे है मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम बच्चों क्या है, धातु है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, तो हमने Mg लिखा। और देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र जानते हो ना, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, O2 होता है। तो या तो आप संकेत का उपयोग करो या अणुसूत्र का उपयोग करो। ठीक है। तो हमने नाम की जगह यहाँ देखो नाम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम नाम है, शब्द समीकरण है, शब्द में इसका नाम है। ठीक है। और ऑक्सीजन भी नाम है, और वहाँ पे हमने अणुसूत्र का उपयोग किया। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या है, अणुसूत्र है, ये सूत्र है। तो हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ ठीक है भाग ले रहा है या उपस्थित है, जो पदार्थ उपस्थित है रासायनिक अभिक्रिया में, उसके नाम की जगह ठीक है हमने यहाँ पे या तो संकेत या तो अणुसूत्र का उपयोग किया। अब जो ये समीकरण प्राप्त हुआ बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। फिर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे नाम में लिखा हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। तो हमने हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र होता है वो लिख दिया, ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है वो लिख दिया, और जल का जो अणुसूत्र होता है वो लिख दिया। अब जो ये समीकरण प्राप्त हुआ ये क्या होगा बच्चों, रासायनिक समीकरण। फिर यहाँ देखो जिंक है, यहाँ पे लिखा गया है जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। हम इस सब के क्या करेंगे, नाम की जगह शब्द में नाम लिखा हुआ है, शब्द को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या करेंगे, जिंक का संकेत Zn होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट बच्चों SO4 जो है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट। और Zn से तो जिंक हो ही जाता है, तो ये हुआ जिंक, और SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का हमने क्या लिखा, अणुसूत्र लिखा। और ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या होता है, H2। ठीक है। धीरे धीरे बच्चों अभी रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई है, आज तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, पढ़ाई जारी रखोगे, तो ये सारी बातें अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगी, और आप सीख जाओगे कि हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, जिंक सल्फेट क्या होता है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बच्चों सफलता मेहनत तो मांगती है, लेकिन साथ ही साथ वक्त मांगती है। क्या जानते हो बच्चों, जब हम हॉस्पिटल में ना देखते हो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में कोई डिग्री लेके भी नहीं जाता है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल या 3 साल हॉस्पिटल में ना कोई गार्ड की नौकरी भी कर ले या वहाँ पे रहे भी, तो देखते देखते बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक है। तो वही बच्चों समय मांगा जाता है ना, आपको समय देना होगा। अगर आप चीज़ों को ना कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, जारी रखते हो, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, ठीक। अब देखो बच्चों रासायनिक समीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हमने समीकरण लिख लिया। देखो ऊपर में हमने नाम की जगह पे क्या लिखा, अणुसूत्र या सूत्र, संकेत या अणुसूत्र लिखते हैं, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं उसकी संख्या असमान हो, यानी समान ना हो, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक, आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो समझो 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, तो समझो कितना है, 1 है। तो 1 को 1 से गुना कर लो। ठीक है, यहाँ शुरू वाला और बाद वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ देखो Mg कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और बाद में कुछ नहीं तो 1 है, तो मैग्नीशियम की संख्या कितना हो गई, 1 हो गई। इधर देखो तो मैग्नीशियम तो क्या है, संतुलित है, मैग्नीशियम की संख्या समान है। यहाँ मैग्नीशियम के 1 परमाणु है अभिकारक में, तिरचिन के पहले अभिकारक होता है, मैग्नीशियम के 1 परमाणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम के 1 परमाणु है। बट देखो यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखा हुआ है बच्चों, और यहाँ पे 2 है, 1 और 2 आपस में क्या होंगे, गुना होंगे। तो ये हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 छिपा हुआ है, और इसके पहले सबसे पहले जो होता है ना वो गुना होता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम
की संख्या समान है बट ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है, जबकि परिभाषा में गौर से पढ़ो, प्रत्येक मतलब हर एक, सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, जो तत्व है रासायनिक समीकरण में उपस्थित है सबकी संख्या अभिकारक ना बाएं ओर तिरछिन के बाएं ओर और दाएं ओर, यानी अभिकारक में और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे। तो यहाँ और मैग्नीशियम का तो समान है बट ऑक्सीजन का समान नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो परिभाषा भी वही कहता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक लेफ्ट साइड और प्रतिफल राइट साइड, उत्पाद में प्रत्येक तत्व, हर एक तत्व, एक ऐसा नहीं कि एक दो का समान हो गया तो चल जाएगा, नहीं, हर एक तत्व का क्या हो जाए, परमाणु संख्या समान ना हो, किसी एक का भी असमान हो जाएगा तो वो रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो उसमें असमान होता था, अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर अगर नहीं होता था तो हम उसे कहते थे कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और यहाँ उल्टा हो जाएगा, जहाँ असमान था बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है, ठीक है, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड में भी मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अभी क्या होगा? ये होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण ही होगा। लेकिन अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करते वक्त हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर आपके समीकरण में ऑक्सीजन मौजूद हो तो पहले ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने की कोशिश किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो और इधर क्या है? 1 है। तो एक बात याद रखोगे, ये जो है ना, बाद में हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाद में हम कुछ लिख ही नहीं सकते। जो करना होगा इसके पहले लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी आपका चीज़, जो भी अनुसूत्र या संकेत लिखा हुआ है उसके पहले लिख सकते हो। जैसे मान लो, देखो बच्चों, जो भी चीज़ हमारे पास गिवन है हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और एक बात और याद रखोगे, ये बाद में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, बाद में हम कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। जो लगाना होगा पहले लगाना होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, तो हम बाद में यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, तो क्या हो गया? देखो मैग्नीशियम इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, और 1 को 2 से गुना करोगे तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के दौरान क्या हुआ? मैग्नीशियम के पहले देखो, मैग्नीशियम के बाद में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। और 1 2 से क्या होता है? शुरू में जो भी होता है उससे गुना होता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 2 से गुना हुआ तो 2 हो गया। इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 ही है। तो समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2। इस तरह से अब देखो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गई, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? शुरू में 2 है ना, वो इससे गुना होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन भी क्या है? 2 है। अब यहाँ पे प्रत्येक तत्व जो हैं, 2 ही तत्व हमारे पास हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की संख्या लेफ्ट साइड में भी 2 है, राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में भी 2 है और राइट साइड में भी क्या है? 2 है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये समीकरण कैसा हुआ बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ आ जाओ, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये हमारा है Fe। देखो इधर लेफ्ट साइड में Fe कितना है? 1 है। इधर देखो बाद में कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ पे ये Fe है और यहाँ पर H2O है। देखो इसके बाद में जो भी लिखा होता है वो शुरू वाले, यहाँ पे जो भी लिखा होता है, मान लो यहाँ X है, यहाँ Y है, तो Fe की संख्या क्या हो जाएगी? X और Y गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो Fe की संख्या क्या है? लेफ्ट साइड में Fe 1 है, जबकि राइट साइड में देखो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 लिख, समझो यहाँ पे 1 है। जैसे देखो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं,
Fe3O4। तो यहाँ 1 और 4 आपस में क्या होगा, गुना होगा। 1 और 3 आपस में गुना होगा तो Fe की संख्या कितनी हो गई, राइट साइड में 3 है, तो लेफ्ट साइड में Fe 1 है, राइट साइड में Fe 3 है। तो एक ही मिल गया ना हमको, एक मिल गया कि प्रत्येक तत्व का होना चाहिए बराबर, और Fe पहले फेल हो रहा है तो हम H2O पे बाद में जाके चेक करेंगे। तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में पहले ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं। किस पे, ऑक्सीजन पे पहले ध्यान देंगे, फिर अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन पे ध्यान देंगे, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम पहले हाइड्रोजन पे ध्यान देते हैं, फिर दूसरे पदार्थ को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। 1 से गुना हुआ तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 1 ही हो गई। तो हाँ, अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसके पहले हम क्या लिख लेते हैं, 1 है, 1 को कितना से गुना करें तो 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 4 दूना, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो गई, पुड़ गई दोनों तरफ, लेकिन 4 रखने से हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 ही है। तो समझ रहे हो बच्चों, 8 पुराने के लिए हाइड्रोजन के पहले क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रख लो 4, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ये 4 जो है वो गुना होगा ऑक्सीजन के 1 से, तो 4 एका 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो गए। ये सब तो संतुलित हो गया बच्चों, बट Fe यहाँ पे 3 है, राइट साइड में Fe 3 है और यहाँ Fe कितना है, 1 है। तो बताओ 3 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक समीकरण को आखिर हम संतुलित करते क्यों हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का या ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम है। अगर हम संतुलित ना करेंगे तो या तो किसी तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु का नाश हो गया, परमाणु द्रव्यमान का नाश हो गया, और बढ़ गया तो समझो परमाणु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जबकि वो क्या है, गलत है। कभी किसी पदार्थ का निर्माण, द्रव्यमान का, परमाणु का निर्माण ना ही नाश होता है, ठीक है। डाल्टन साहब ने क्या कहा था, अनुस्वरता का नियम के तहत उन्होंने कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु का निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। ये सर्वमान्य और सत्य कथन है बच्चों, थ्योरम है। तो जो चीज़ सत्य है हमें उसका पालन करना पड़ेगा ना, करना ही चाहिए, क्योंकि सच चीज़ को हम झुठला थोड़ी नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम क्या करेंगे, संतुलित नहीं करेंगे, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को बराबर नहीं करेंगे, तो या तो परमाणु का ना बढ़ जाएगा या परमाणु घट जाएगा। बढ़ जाने का मतलब है बच्चों परमाणु का निर्माण हो जाना, और घट जाने का मतलब है परमाणु का नाश हो जाना, जो गलत है। अतः बच्चों हम क्या करते हैं, ठीक है, यदि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित ना करें तो या तो परमाणु की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे सर्वमान्य जो नियम है, अनुस्वरता का नियम, उसका क्या होगा, नियम का उल्लंघन होगा, ठीक है। इसलिए हम उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो हमारा जो समीकरण होगा वो गलत माना जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा समीकरण गलत ना हो, रासायनिक ये जो अनुस्वरता का नियम है या द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इसका उल्लंघन ना हो, इसका हम पालन करें। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो विधि है वो दो बहुत सारी विधियां होती है बच्चों, जैसे कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे हम उसे संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि से हम संतुलित करते हैं, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक विधि है, तो बहुत सारी विधियां हैं संतुलित करने का, उसका हम जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जो लिखते हैं या समीकरण लिखते हैं तो उसको हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों हमें पता नहीं चलता कि कौन ठोस है और कौन गैस है और कौन द्रव है। तो अगर कोई पदार्थ ठोस है
तो उसको हम ब्रैकेट में उसके बगल में हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। एस से सॉलिड हुआ, सॉलिड का मतलब ठोस हो गया। कोई द्रव है, लिक्विड है, तो उसके लिए हम एल लिखते हैं। गैस है तो उसके लिए हम जी लिखते हैं। ठीक है, तीर चिन्ह एक ही तरफ दिखाओगे, ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही तरफ होती है, दोनों तरफ नहीं होती है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो लेफ्ट से राइट भी हो जाएगा और राइट से लेफ्ट भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम पानी को जब गर्म करते हैं, ठीक है, या हम विद्युत विच्छेदन करेंगे, उसमें करंट पास करेंगे, तो ठीक है, वो जल और पानी को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा था अपने बच्चों ना पिछले स्लाइड पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बन जाता है। यहाँ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में विक्रिया करवाते हैं तो NH3 भी बन जाता है और ये वापस फिर से, ठीक है, ये N2 और H2 भी बन जाता है। तो ये दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है, दोनों तरफ अभिक्रिया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का अपक्षेप बनता है तो उसके बगल में हम तिरछी नीचे की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो AgCl का अपक्षेप बनता है। अपक्षेप क्या होता है बच्चों, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है जो जल में घुलता नहीं है। तो अपक्षेप चूंकि ठोस पदार्थ है इसलिए हम उसके ब्रैकेट में क्या लिखें, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ठोस पदार्थ के लिए क्या लिखना है, S वर्ड लिखना है, द्रव के लिए क्या लिखना है, L लिखना है, गैस के लिए क्या लिखना है, G लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है, अघुलनशील है, अपक्षेप है। अपक्षेप की जानकारी हम उसके बगल में तिरछी नीचे की तरफ दे के हम देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। अगर कोई गैस बनता है, ठीक है, तो उसके हम, ठीक है, बगल में तिरछी ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो ये गैस का उत्सर्जन हो रहा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब अगर उष्मा जो होती है मुक्त होती है तो दाईं ओर प्लस उष्मा लिख के हम सूचना देते हैं, या फिर K से कैलोरी, K से किलो और CAL से कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस में लिख देते हैं राइट साइड में, या राइट साइड में हम माइनस में किलो कैलोरी ऊर्जा लिख देते हैं। ठीक है, या फिर बाएं ओर आप क्या करोगे, प्लस उष्मा लिखकर इसकी जानकारी आप दोगे। अगर तीर चिन्ह के ऊपर बच्चों लिखा हुआ है, ये त्रिभुज का निशान होगा, डेल का निशान होगा, तो ये गर्म करने का संकेत है। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है गर्म करना, किसी यौगिक को हम गर्म करते हैं। और देखो AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ जलीय घोल या जलीय विलयन। ठीक, अब देखो एक दो उदाहरण से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एक चूना पत्थर होता है, ठीक है, तो ये ठोस होता है, तो इसके बगल में हमने क्या लिखा है, ठोस के लिए, सॉलिड के लिए S। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का ये फार्मूला है, ये भी ठोस है इसलिए बगल में S लिखा गया। देखो ये गैस निकल रहा है, ठीक है, तो गैस निकल रहा है तो उसके बगल में हम क्या लिखेंगे, G, और ये निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में H ऊपर, ये तिरछी ऊपर की तरफ देंगे। ठीक है, अब देखो H2O क्या है, द्रव है, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा गया, L। अब उसको हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के लिए हम तिरछी के ऊपर ये त्रिभुज का निशान देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसके बगल में हमने क्या लिखा है, G लिखा है। ठीक है, अब देखो ये हमारा लोहा है, और लोहा क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए उसके ब्रैकेट में क्या लिखा गया, S। और कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। और देखो ये बना फेरस सल्फेट, ठीक है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण उसका रंग जो था नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। ठीक है, ये अब देखो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन। जानते हो आप बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और जल बन गया तो ये है द्रव। तो यहाँ पे दो गैस था अभिकारक और बना है जल द्रव ना, तो ये अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। देखो जैसे ही दुकान से आप क्या लाओगे, दुकान से जब हम लाते हैं वो क्या होता है, कली चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना होता है, भखरा चूना मतलब पाउडर होता है। जैसे ही हम ना बाल्टी में डाल के उससे डालते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर उस वक्त आप उसमें हाथ दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। कुछ देर बाद वो ठंडा होता है तो हम पुताई करने के लिए ना, दीवार को कलर करने के लिए चूना जल से जब रंगने जाते हैं
तो ये बन जाता है चूना जल, ठीक है। तो वो जलने लगता है, तो उस वक्त क्या उसमें उत्पन्न होता है, उष्मा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि काली चूना को हमने जब जल से विक्रिया करवाया तो वहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे उष्मा यानी कि ताप का उत्सर्जन हुआ। रंग में परिवर्तन, बच्चों जब हम दीवार को रंग देते हैं तो आधा एक घंटा के बाद देखोगे दीवार में चमक आती है, दूधिया चमक आ जाती है ना। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण उसमें कलर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन होता है बच्चों। और अभी देखा आपने कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का गिल डालते हैं तो कॉपर का कलर कैसा था, नीला, और फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, हरा, हल्का हरा हो गया, ठीक है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन होगा तो गैस के बगल में क्या करेंगे, तीर चिन्ह का निशान देंगे। अपक्षेप अगर बनेगा, ठीक है, अभी पिछले ना स्लाइड में मैंने बताया था बच्चों कि अपक्षेप जो बनता है वो ठोस पदार्थ होता है, उगलनशील होता है, तो उसके बगल में तीर चिन्ह नीचे की तरफ देते हैं। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।